हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है धातु। ठीक है, हम लोग धातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धातु होता क्या है। तो उसका एक सिंपल सा डिफिनेशन जानेंगे। तो कहता है कि धातु धातु देखिए कहता है कि वे तत्व, धातु जो होता है वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तथा जिसमें चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता और उष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालकता जैसे गुण पाए जाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे उसके गुण के बारे में जाने हैं, तो वन बाय वन करके इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे ना। तो वहाँ पे हम लोग आघात वर्धनीयता, जैसे तन्यता, ये सब क्या होता है, धातु का जो है ना, यह एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण के जान लेते हैं। उदाहरण जैसे कि लोहा, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, चांदी, सोना, ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है, तो अब हम लोग और यहाँ पे देखिए आसान भाषा में अगर हम बोलेंगे धातु किसको कहा जाता है, कहता है कि धातु ऐसे तत्व होते हैं जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, और धनायन बनाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, ऐसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ऐसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में कि सोडियम जो है वह इलेक्ट्रॉन त्याग करके, देख रहे हैं ना, धनायन बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग के ये अपना क्या कर रहा है, धनायन बना रहा है। तो ऐसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। अब चलते हैं और आगे अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर, यानी त्याग कर सोडियम आयन बनाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, धातु का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे कि धातु के भौतिक गुण। देखिए जैसे यहाँ पे धातु के भौतिक गुण में हम लोग जानेंगे, कहते हैं भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिन्हें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदले बिना देखा या मापा जा सकता है ना। भौतिक मतलब हम लोग जो बाहरी उसकी बनावट देखते हैं। ठीक है, तो वही सब क्या कहलाएगा, भौतिक गुण में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, मतलब सामान्यतः धातु क्या होती है, वो चमकते रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, उसका एक गुण हो गया, भौतिक गुण हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अधिकांश धातुओं की सतह पर धात्विक चमक होती है। मतलब जो है ना, अधिकांश धातु क्या होती है, उसके सतह पर जो होता है ना, धात्विक चमक, मतलब वो एक अलग ही उसमें चमक होती है। ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि, ये सब क्या होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं ना। जैसे सोना हो गया, इसका अलग ही चमक होता है, चांदी हो गया, इसका अलग ही चमक हो गया। ठीक है, कि मतलब धातु के सतह पर एक धात्विक चमक होती है। तो ये सब भी एक इसका क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया। धात धातुएं चमकीली होती है, इस तरह हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि धातु की सतह को पॉलिश करने पर उसकी चमक और अधिक दिखाई देती है ना। मतलब अगर धातु की सतह को अगर हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो चमक और अधिक दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और गुण होता है भौतिक गुण में ही। देखिए भौतिक गुण में ही एक और गुण है, कहता है कि धातुएं कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। तो अधिकांश धातुएं
कठोर होती है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सभी धातु कठोर होती है। कुछ धातु जो होता है वह क्या होता है, कठोर नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है कि अधिकांश धातुएं कठोर होती है और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता ना, मतलब अगर कठोर होता है तो उसको हम आसानी से कैसे तोड़ पाएंगे। तो ये हो गया धातु के एक कठोरता वाला गुण हो गया, ठीक है। जैसे कि लोहा और तांबा ये सब क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी धातुएं कठोर नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे देखिए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं बहुत मुलायम होती है, ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं ना, मतलब सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे अधिकांश धातुएं कठोर होती है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि सभ्य धातु क्या होता है, सभी धातु कठोर होती है। कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ये सब क्या होती है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे आघात वर्धनीयता, मिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आघात वर्धनीयता ये वाला गुण क्या कहता है, इसका परिभाषा देखिए क्या कह रहा है। कहता है धातुओं को पीट कर पतली चादर में बदलने वाले गुण को, ठीक है, आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब देखिए कुछ धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीट पीट कर उसको पतली चादर के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पीटने वाला जो है ना गुण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता, ठीक है। जैसे कि सोना, चांदी और एल्यूमिनियम को पीटकर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। इसको हम पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, बहुत ही पतली चादर के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यही जब हम लोग किसी धातु को पीट पीट कर उसको पतले चादर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इसी गुण गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता गुण कहते हैं, ठीक है। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुओं में से एक है। सोना क्या होता है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुओं में से एक है। कौन सा, सोना धातु, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं तन्यता, तन्यता वाला गुण, ठीक है। नेक्स्ट इसका गुण है तन्यता, ठीक है। अब तन्यता क्या कह रहा है, तन्यता, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा कर रहा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने के गुण को तन्यता कहते हैं। इससे पहले वाला था आघात वर्धनीयता, उसमें क्या होता था कि हम हथौड़े से पीट पीट करके पतले चादर बना सकते थे धातु को, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम उसको जो है ना खींच करके पतले तार में हम लोग बदल सकते हैं ना। तो धातु ही एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम पीट पीट करके पतले तार भी बना सकते हैं, पतले चादर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पतले तार में बदलने वाले गुण को क्या कहते हैं, तन्यता, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखिए तांबा और एल्यूमिनियम से बिजली के तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तांबा और एल्यूमिनियम को अगर हम मतलब खींचेंगे तो वो बहुत ही पतला तार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातुओं में से एक है, क्योंकि 1 ग्राम सोना को जो है ना, 1 ग्राम 1 ग्राम सोना से हम लोग जो है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी पतली तार मतलब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम सोना से लगभग हम लोग 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है अ, सोना सबसे अधिक तन्य धातुओं में से एक है ना। 1 ग्राम सोना से समझिए कि 2 किलोमीटर लंबा रस्सा बना सकते हैं, लंबा पतला तार बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट गुण पे, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या कह रहा है गुण, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। कह रहा है कह रहा है कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, मतलब धातु जो होती है ना वो उष्मा का भी सुचालक होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मतलब
ये है कि धातुएं ऊष्मा को आसानी से अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है ना, मतलब वो धातुएं ऊष्मा का भी सुचालक होती है, ठीक है। अर्थात जैसे यहाँ पे तांबा और एल्यूमिनियम ले लीजिए, जैसे तांबा और एल्यूमिनियम उदाहरण के लिए, ठीक है। ये सब क्या है, मतलब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये तार है इस तरह से, ठीक है, ये तांबा का इस तरह से तार है इससे, अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे इसमें, तो ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब धातु जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का भी सुचालक होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। इसी कारण धातुओं का उपयोग खाना अ, पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है ना, क्योंकि इसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है ना। अगर हम यहाँ पे हीट देंगे तो पूरा बर्तन भी क्या हो सकता है, अगर धातु का रहेगा तो गर्म हो सकता है। इसीलिए हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो है अब इसी प्रकार जो है यहाँ पे धातु जो होती है ना, वह विद्युत का भी क्या होता है, सुचालक होता है। धातु जो होता है वह विद्युत का भी सुचालक होता है, ठीक है। जैसे अधिकांश धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, मतलब विद्युत उससे प्रवाहित हो सकता है ना, धातु से। तो जैसे कि तांबा और एल्यूमिनियम का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये गुण है ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता ना, ये गुण क्या होता है, ध्वनि के कारण होता है ना। जैसे देखिए, अब देखिए सभी धातु में जो होता है ना, एक विशेष ध्वनि भी उत्पन्न होता है ना। अगर किसी धातु को अगर हम चोट करते हैं, उस पे हथौड़ा मारते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है ना। इसी गुण को क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मकता ना। इसको क्या बोलते हैं, सोनो रस कहते हैं ना। तो इस गुण को ध्वन्यात्मकता भी कहते हैं। मतलब धातुओं को पीटने पर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी कारण घंटी और कुछ वाद्य यंत्रों को धातुओं से बनाया जाता है ना, क्योंकि उसमें देखिए घंटी जब बजाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है, ठीक है। तो धातुओं में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न होता है उसको पीटने पर, ठीक है। तो ये सब भी एक क्या हो गया, गुण हो गया, भौतिक गुण हो गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है कि धातुओं की गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः अधिक होते हैं। मतलब धातु जो होता है उसका जो है धातुओं की गलनांक, ठीक है, और क्वथनांक, मतलब अगर किसी धातु को अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको द्रव अवस्था में ला रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और उसको उबालने के लिए बहुत ही उसको उबालने के लिए अगर हम अ, उबालना चाहेंगे तो खौलाना चाहेंगे, ठीक है, गैस में बदलना चाहेंगे तो उसके लिए भी अलग टेम्परेचर चाहिए ना। एक ही टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता, तो उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए ना। उसके लिए हम लोग को बहुत ताप यानी हीट की हमको आवश्यकता होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकांश धातुओं के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं ना। कुछ धातु के कम होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, वही ना, जैसे पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, पारा, Hg ना, मरकरी भी इसको बोलते हैं पारा। तो ये क्या होता है कि सामान्य मतलब कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, पारा Hg। उसके बाद और एक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, मतलब जनरल ये कहा जा सकता है ना कि अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर
ठोस होती है। अधिकांश धातुएं क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस होती है। अपवाद में यही मरकरी, यहाँ पर भी आ जाएगा मरकरी, ठीक है। Hg ये कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही VVI है ना, कि Hg जो मरकरी है यह कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। द्रव अवस्था, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि धातुओं धातुओं का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। तो ये बात भी सही है कि धातुओं का घनत्व जो होता है ना, वह अधिक होता है, ठीक है। जैसे अधिकांश धातुओं का घनत्व अधातुओं की तुलना में अधिक होता है ना। अधातु के बारे में इसके बाद हम बहुत ही डिफिनेशन और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। धातु क्या, अधातु क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन उसके तुलना में जो होता है ना, इसका घनत्व अधिक होता है, ठीक है। मतलब धातु तत्वों का जो है घनत्व अधातु तत्वों से तुलना में अधिक होता है, ठीक है। लेकिन कुछ धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है और वे पानी पर तैर सकती है ना। सोडियम और पोटेशियम धातु जो होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है ना, पानी से भी कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि पानी पर क्या होता है, तैर जाता है। उसके बाद चलते हैं अब अब चलते हैं रासायनिक गुण के बारे में, जान जाते हैं रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। तो पहला रासायनिक गुण हम लोग यहाँ पे रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला गुण आ जाता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे धातु जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड ना, धातु ऑक्साइड बनाता है ना। चलिए, ये हो गया इसका पहला रासायनिक गुण, ठीक है। पहला रासायनिक गुण कह रहा है कि यदि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको संतुलित कर दें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी धातु ऑक्साइड बना रहा है। और हमेशा हम लोग जानते हैं एक चीज, हमेशा हम लोग जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होता है, धातु के ऑक्साइड, ये क्या होता है, धातु के ऑक्साइड है, ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। क्षारीय प्रकृति का होता है ना, ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी भास्मिक, या हम लोग इसको क्षारीय भी बोल सकते हैं ना। भास्मिक प्रकृति के होते हैं या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक क्षारीय ऑक्साइड है। तो हम लोग ये जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक एक और एग्जांपल कह रहा है कि कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जिसे कॉपर जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसको अब संतुलित कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यानी तांबा प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा,
तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे। अब तेरे को यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है धातु के जो ऑक्साइड है, धातु के जो ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। तो धातु के अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं ना, तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि Mg+O धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि MgO+ इसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो इसका प्रकृति पता चल जाएगा, यह भास्मिक प्रकृति का होगा, MgOH2। ठीक है, MgOH क्या हो जाएगा, MgOH2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं ना, कुछ धातु ऑक्साइड कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहता है कि जो ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसको हम लोग नोट में लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट में यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि Al2O3 और ZnO, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करते, कुछ ही धातु है जो पानी के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम जो है, सोडियम धातु जो है यानी Na, वह पानी के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, संतुलित कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सोडियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये हाइड्रोजन गैस जो है ना बहुत ही तीव्र होता है ना, बहुत ही तीव्र होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस अभिक्रिया में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो सोडियम पानी के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। ये सोडियम जो है पानी के साथ बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जलने लगता है। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो देख रहे हैं ना, कैल्शियम में अगर जल मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि सभी धातुएं पानी के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब सभी धातु पानी के साथ सामान्य रूप से, मतलब एक के जैसा अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे पोटेशियम और सोडियम,
बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करती है। पानी के साथ ये दोनों जो है ना बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, जलने लगता है पानी में, ठीक है। लेकिन कैल्शियम उससे थोड़ा-सा कम करता है ना, अपेक्षाकृत तेज़ी से करता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम गर्म पानी या भाप के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। बहुत मतलब जितना गर्म करेंगे पानी को उतना ये इफेक्टिव होगा, उतना जल्दी से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और लोहा जो है Fe जो है भाप के साथ अधिक अभिक्रिया करता है, ठीक है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर और Ag Au ये समान परिस्थितियों में पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं ना, ये सब जो है ना बहुत ही अक्रिय मतलब अक्रियाशील क्या होता है, धातु होता है, इसीलिए यह जो है ना मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है। इसमें जंग वगैरह सब नहीं लगता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल के साथ देखिए अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या होगा, कहता है अधिकांश धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। मतलब ये धातु का जो है रासायनिक गुण में है, कह रहा है कि कुछ धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। जैसे कोई भी धातु आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक लिया है, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जैसे धातु अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ले लेते हैं एक Zn और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, तो क्या बनाएगा, Zn जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जिंक क्लोराइड, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम दूसरा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अगर अगली बार सोडियम धातु लेगा, सोडियम धातु हम लोग लिए हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। इस तरह से धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद अब क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है ये देख लेते हैं। धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, इसको भी नोट कर लेते हैं। कहता है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया पे क्या बनाता है, कुछ धातुएं प्रबल क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया करती, मतलब कुछ धातु प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक इसके महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है। जैसे जिंक प्रबल क्षारक जैसे NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक है, ठीक है, प्रबल क्षारक है, ठीक है। जैसे Zn प्लस NaOH इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ देखिए जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो इसका जो है कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अधातु के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। यदि आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।